हेलो दोस्तों, वेलकम टू अशोक टॉक यूट्यूब चैनल। आप में से कई सारे दोस्तों के रेगुलर ये डाउट है कि किस तरीके से टीयर 3 में पढ़ने के बाद आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकते हो। वैसे दोस्तों यूट्यूब पे इसके ऊपर कई सारे वीडियोस पहले ही अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो से आप जरूर कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ नया वे सीखने वाले हो, जिसके बारे में आप में से काफी कम ही लोग जानते होंगे। साथ में किस तरीके से अगर आपका परसेंटेज कम है तो भी आप अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो में हमने डिटेल में बात की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम आनंद, वेलकम टू आवर चैनल। आनंद, हमारे साथ ज़्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं ये टीयर 3 के स्टूडेंट हैं और अल्टीमेटली ये किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना चाहते हैं। वैसे यूट्यूब में तो कई सारे रोड मैप अवेलेबल हैं कि कैसे टीयर 3 का कोई कैंडिडेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकता है, लेकिन आपकी जो जर्नी रही है ये काफ़ी अलग रही है, जिसके बारे में शायद काफ़ी कम ही लोग जानते होंगे या फिर वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे। तो आपकी जर्नी इनको काफ़ी चीज़ें सिखाने वाली है, तो इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। हेलो सर, मेरा नाम आनंद दुबे है। मैंने भिलाई से श्री शंकराचार्य कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में, जो भी एक टीयर 3 कॉलेज है जैसा कि अभी आपने बताया था। और अभी मैं सिस्को सिस्टम्स में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्टेड हूँ बेंगलोर ऑफिस में। अच्छा आनंद, तो फिर आपने कैसे टीयर 3 पे रहते हुए सिस्को को क्रैक किया आनंद? जी, तो सबसे पहले एक ई लिटमस नाम का कंसल्टेंसी एग्ज़ाम होता है, उसको मैंने दिया था। ये बहुत सारे सेंटर्स हैं इसके, जैसे भिलाई के पास रायपुर से भी इसका एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ से मैंने इस एग्ज़ाम को दिया हुआ था। और उसके बाद इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एक पीएच स्कोर नाम का एक स्कोर दे देते हैं वो, जो भी आपके मतलब 3 पार्ट एग्ज़ाम के होते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक स्कोर दे देते हैं। उस स्कोर के बेसिस पे आप बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं जो ई लिटमस पे ही पोस्टेड रहते हैं। उसके बाद सारी कंपनीज के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। कई कंपनीज आगे भी कुछ राउंड्स और करवाती हैं, उसके बेसिस में वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। और देन जैसे भी आगे के फर्दर राउंड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज भी रहती हैं, सिस्को भी उनमें से एक है। उसमें एडोब रहती है, सैमसंग रहता है, सोनी भी रहती है उसमें। तो ये एक काफ़ी अच्छा वे था किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का। तो यहाँ से मैं पोस्ट करता हूँ जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ समझ ली होगी कि अगर आप ई लिटमस एग्ज़ाम देते हैं तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि सैमसंग, एडोबी और सिस्को जैसी कंपनियों में आपका प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ जानना चाहेंगे आनंद कि आपने जो ये एग्ज़ाम दिया था ई लिटमस का, इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं? क्या इसमें टेक्निकल का भी सेक्शन होता है और कितना स्कोर लाना पड़ता है? तो सर, जो ई लिटमस एग्जाम होता है उसके 3 पार्ट्स रहते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके बेसिक मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मीडियम टू टफ लेवल के रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपके बेसिक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आपका पैटर्न रिकॉग्निशन एंड ऑल। ये क्वेश्चन आपके इजी टू मीडियम लेवल के रहते हैं। देन आपका वर्बल रहता है, जिसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड रहता है। इस पे आपके भी इजी टू मीडियम लेवल के ही रहते हैं, बेसिक ग्रामर के ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ लेवल तक वोकैबुलरी के रहते हैं। तो अच्छा, ये रहता है। तो जैसा आनंद आपने जैसे बताया कि ई लिटमस एग्ज़ाम में कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ई लिटमस के बाद क्या होता है और वहाँ पे क्या टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ती है? ऑब्वियसली, तो ये जो एग्जाम में आपको एक स्कोर मिलता है, जो पीएच स्कोर, उस स्कोर के बेसिस पे आप ई लिटमस के ही पोर्टल पे बहुत सारी कंपनीज पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पीएच स्कोर के बेसिस पे हर कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। देन इंटरव्यू कॉल करने के बाद सारी कंपनीज अपना टेक्निकल राउंड्स लेती हैं। हर कंपनी का अपना अलग अलग प्रोसीजर होता है लेने का। कई लोग ऑनलाइन कोडिंग लेते हैं पहले, देन वहाँ बुला के एक और प्रोग्रामिंग टेस्ट लेते हैं, देन टेक्निकल इंटरव्यू, देन एचआर राउंड्स एंड ऑल। जैसा आपका बेसिक नॉर्मल इंटरव्यू रहता है वो होता है। ई लिटमस बस आपको एक इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी दे देता है, आपको कंपनी के सामने बैठा देता है। दैट्स इट। अच्छा। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे सिस्को के दौरान? आपने ई लिटमस में पहले तो कितना स्कोर लाया था? क्या उसमें कुछ परसेंटेज लाना होता है कि स्कोर लाना होता है? और ई लिटमस में स्कोर लाने के बाद कितने दिन के बाद आपको किसी कंपनी ने कॉल किया और उसके बाद इंटरव्यू के दौरान क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए? जी, तो ई लिटमस में जो कंप्लीट मेरा परसेंटाइल था वो तकरीबन 88 पॉइंट समथिंग था। और इसके बेसिस पे ही ई लिटमस के पोर्टल पे मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था। बहुत जगह मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ था। एक मैंने इंटरव्यू भी दिया था सिस्को से पहले, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एक स्टार्टअप कंपनी थी हैदराबाद बेस्ड।
देन उसके बाद सिस्को में मैंने अप्लाई किया था ई लिटमस के पोर्टल के थ्रू। मुझे सबसे पहले तो एक टेक फ्रॉम होम का ऑनलाइन कोडिंग का टेस्ट मिला था, जिसको मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे पुणे सेंटर में बुलाया था नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। पुणे सेंटर में सबसे पहले एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड हुआ था, स्क्रीनिंग टेस्ट था एक तरीके से। उसके बाद फेस टू फेस टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और बेसिक नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेन यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस थे वो एल्गोरिदम बेस्ड थे और कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। जैसे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस वहाँ के थे। और इसके बाद फाइनल HR राउंड हुआ था उसी दिन, कुछ वक्त के बाद, और इंटरव्यू के दिन ही सबको बता दिया गया था वहाँ पे कि मतलब कौन सिलेक्ट हुआ है। तो देन उसके बाद मुझे सिस्को के ऑनबोर्डिंग टीम ने कांटेक्ट किया था उसके 1 वीक बाद, एंड दैट्स इट। ओके। तो आनंद, हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका हमेशा क्वेश्चन रहता है कि उनका जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज है वो कम है, या तो उन्होंने BCA किया हुआ है या फिर उन्होंने MCA किया हुआ है। तो क्या कोई ऐसा पर्सन जिसका परसेंटेज कम है वो ई लिटमस के बाद किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, और ई लिटमस के थ्रू किस किस तरह की कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करती है, लाइक स्टार्टअप, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, इसमें किस तरह की कंपनी होती हैं? जी, तो अशोक सर, ना सिर्फ ई लिटमस बल्कि किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए या टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आपका परसेंटेज क्राइटेरिया का कोई वैल्यू नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है। खुद सिस्को का जो ई लिटमस पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि कॉलेज GPA नो रिस्ट्रिक्शन, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपका कितना परसेंट है। खुद मेरा भी 12th में कम परसेंटेज था, मैं फर्स्ट डिवीज़न नहीं था अपने 12th के टाइम पे। तो यहाँ पे दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि अगर आपका परसेंटेज कम है तो भी आप सिस्को जैसी कंपनी में जॉब पा सकते हो। तो यहाँ पे आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा कि सिस्को में किस तरह की अपॉर्चुनिटी निकल रही है। कई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें आपको 7 CGPA की मांग की जाती है, और बीच बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है जहाँ पे आप ई लिटमस में अच्छा स्कोर ला के, अगर आपका परसेंटेज कम है तो भी आप सिस्को जैसी कंपनी को क्रैक कर सकते हो। तो थैंक यू आनंद, इतने अच्छे कन्वर्सेशन के लिए, और एक लाइक तो बनता है यहाँ पे आनंद के नाम से। तो आनंद, और आगे जानना चाहेंगे, आप क्या बता रहे थे? तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सिस्को में ही मेरे साथ थे, जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ थे। कई लोग अमेज़ॉन में, इंटेल जैसी कंपनियों में पोस्टेड हैं और 12th में उनके अच्छे मार्क्स नहीं थे। कुछ लोगों ने सप्लीमेंट्री ला के मतलब 12th जैसे तैसे करके पास किया था। जो चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका टेक्निकल स्किल है। अभी का जो मेरा रेज्यूमे जो मैंने बनाया है 1 साल एक्सपीरियंस के बाद, जिसको मैं सिस्को में इंटरनली एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करता हूँ, उसमें मैंने लिखा तक नहीं है कि मैंने 12th 10th पढ़ा भी हुआ है कि नहीं। सिर्फ मैंने इंजीनियरिंग लिखा है, सिर्फ इतना ही मेंशन किया है कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। उसका भी मार्क्स नहीं मेंशन होता है आपके एक टाइम के बाद, 1 से 1.5 साल के बाद। बहुत से लोगों को ये भी डाउट रहता है आनंद कि अगर वो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या बिना कोई प्रोजेक्ट बनाए या फिर बिना किसी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकते हैं? जी नहीं, जब तक आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ है अपने ही लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसको लॉन्च कर दीजिए या फिर जो भी, आप जब तक आप पहला प्रोजेक्ट एंड टू एंड खुद से नहीं बना लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज नहीं होगा किसी भी लैंग्वेज में। आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कीजिए, चाहे आप डेवलपमेंट की तरफ जाइए, चाहे आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में जाइए। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट एंड टू एंड खुद से नहीं बनाया है तो आपको बहुत ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं होगा। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बल्कि आपके कंपनी में जब आप इंटरव्यूज में अपीयर होंगे, वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन यही रहता है कि आपने किस प्रोजेक्ट में काम किया है, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर फ्लो उसमें फॉलो किया था, आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की थी, डेटाबेस क्या था एंड ऑल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोजेक्ट आपको बनाना ही चाहिए नॉलेज के बाद, मतलब कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के बाद। अच्छा आनंद, कोई अगर ऐसा पर्सन है जिसकी प्रोग्रामिंग ठीक ठाक है, मतलब वो एक सिंपल प्रोग्राम बना लेता है या फिर DS का जो बेसिक एल्गो होता है उसे इम्प्लीमेंट कर लेता है, लेकिन वो कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं कर पाता है, वो कोई 5 स्टार 6 स्टार कोडर नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो क्या वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकता है? ऑब्वियसली उसके लिए उनके पास एक डिफरेंट अप्रोच रहेगा डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में ये होता है कि आपको लैंग्वेजेस थोड़ी सी ज़्यादा पढ़नी होती है, जैसे कि आपका एंगुलर है, नोड है, रिएक्ट है, ये सारी लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का पार्ट यूज़ नहीं होता है। इसमें आपके पास जावास्क्रिप्ट, जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है, बेसिक बैकएंड जो लैंग्वेजेस हैं
जैसे JSP है, .NET है, PHP है, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स में यूज़ नहीं होते, इनके जो ज़्यादातर मेथोडोलॉजीज होते हैं वो नोन होते हैं। आपको नोन अप्रोच पे काम करना रहता है, बस आपको टाइम यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, आपको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा बनाने होते हैं। मतलब आपका प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स रहना चाहिए, बहुत सारी आपको फ्रंट एंड बैक एंड के लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको डेटाबेस का नॉलेज यहाँ पे अच्छा रहना चाहिए। अगर आपका डेटा मतलब आपका यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कोड को ड्राई रन करना आना चाहिए, कोड को इमेजिन करके बनाना आना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें जो बेसिक में आपको आना ही चाहिए। बट हाँ, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के पार्ट से आप हट के डेवलपमेंट के फील्ड में जाके आप थोड़ा सा उसको एक हद तक स्किप कर सकते हैं और फिर भी आप किसी अच्छी कंपनी तक पहुंच सकते हैं। तो आनंद, आप पर्सनली क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर कोई एक फ्रेशर स्टूडेंट है तो उसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो सर यहाँ पे मेरे ओपिनियन में तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाला जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपके बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स और आपके बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथम आ जाते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में एज अ फ्रेशर जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इससे ही रहते हैं। जैसे आपके जो फर्स्ट राउंड्स ऑफ कोडिंग होते हैं, जो आपके कई बार स्क्रीनिंग राउंड्स होते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लेवल के ही रहते हैं। और डेवलपमेंट का जो अप्रोच रहता है एज अ फ्रेशर कई लोग करने से बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जैसे कि मैंने बताया प्रोफाइल काफ़ी डाइवर्स होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ लैंग्वेज का नॉलेज बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। एज अ फ्रेशर बहुत ज़्यादा पॉसिबल ये नहीं होता है, कुछ लोग कर सकते हैं, बट जनरल रिकमेंडेशन नहीं रहता है कि आप डेवलपमेंट की तरफ एज अ फ्रेशर ही चले जाइए। आनंद, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो आंसर तो दे देते हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में लेकिन फ्लुएंट नहीं है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? इंग्लिश का इम्पोर्टेंस सर सिर्फ इतना ही है कि कोई आपसे जो कह रहा है आप उसको समझ जाइए और आप उसे इंग्लिश में जवाब दे दीजिए। इंग्लिश में क्या लिखा है आप उसे पढ़ के समझ लीजिए, कुछ इंग्लिश में लिख लीजिए, दैट्स इट। आपको टोफेल या आइल्स क्रैक नहीं करना होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश या बहुत ज़्यादा हाई प्रोफिशिएंट ग्रामर बोलने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको इतना आना चाहिए कि आप समझ सकें कि कोई आपको बोलना क्या चाह रहा है। आप एकदम मीनिंगलेस बात मत कर दीजिए, जैसे कि आप कोई बोल रहा है कि एप्पल इज अ फ्रूट तो आप उसमें यस कह सकते हैं, एप्पल इज अ परफ्यूम तो आप उसको नो बोल सकें, दैट्स इट। सिर्फ आपको इतना ही नॉलेज इंग्लिश का काफ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेक्निकल नॉलेज है। इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो आपका इंटेलिजेंस का मार्जिन नहीं होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो। सो आनंद, कई सारे टीयर 3 के स्टूडेंट के ये रेगुलर कमेंट आते रहते हैं कि वो ना बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अपने रिज्यूम को सबमिट कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए सबमिट कर रहे हैं या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सबमिट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, कोई कॉल ही नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में आप क्या रोड मैप इन्हें फॉलो करने के लिए बोलना चाहेंगे, वो स्टूडेंट जो कि अभी फर्स्ट ईयर पे है या फिर वो फाइनल ईयर पे है और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक अभी करना चाह रहा है, तो उसे क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से उसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आसानी से मिल पाए? जी ऑब्वियसली, अगर आप इस तरीके से सिर्फ अपना रेज्यूमे से अप्लाई करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कॉल नहीं आएगा। खुद सिस्को में ही जितना कि मैंने इंटरनली देखा है, हर एक जॉब प्रोफाइल पे तकरीबन 3000 एप्लीकेशन आते हैं जिनको शॉर्टलिस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। सबसे बेस्ट तरीका किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास पहुंचने का है कॉम्पिटिटिव कोडिंग, रेफरेंस और कोई ऐसी कंसल्टेंसी का एग्जाम जो कि आपको वहां तक पहुंचा सकती है, जैसे कि मैंने ई-लिटमस दिया था। सबसे अच्छा अप्रोच आपका कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही रहता है। अगर आपके हैकर रैंक में अच्छे हैकर्स हैं, कोड शेफ में आपके अच्छे स्टार्स हैं, तो आप लिंक्डइन पे या और किसी सोशल नेटवर्क प्रोफाइल पे किसी अच्छे कंपनी के एम्प्लॉय को रीच आउट कर सकते हैं। आप उनको अपनी कैपेबिलिटी से इंप्रेस कर सकते हैं और उनसे आप इंटरनली रेफरेंस ले सकते हैं। इससे अब आपको लग सकता है कि कोई आपको क्यों रेफर करेगा। अगर मैं भी किसी को रेफर करता हूँ सिस्को में या फिर कोई अमेजोन का एम्प्लॉय आपको रेफर करता है, उसको भी काफ़ी अच्छा टोकन मनी मिलता है उस चीज़ के लिए, अगर उसका सक्सेसफुल रेफरल होता है तो इसलिए भी ये सारी कंपनी अच्छे टैलेंट सर्च पे रहती हैं। तो सबसे बेस्ट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना ऐसा प्रोफाइल बनाइए कि आप किसी एम्प्लॉय को इंप्रेस कर सकें, आप उनको रीच आउट कीजिए, वो आपको रेफर करेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर आपको किसी एम्प्लॉय को रीच आउट नहीं करना है, जैसे मैं आपको हैकर अर्थ का नाम बता सकता हूँ। हैकर अर्थ में अमेजोन का भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, सैमसंग का होता है। तो अगर आप उनके कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, हैकर अर्थ का हर वीकेंड पे टेस्ट होता है, कोई ना कोई आप कंपनीज का रिक्रूटमेंट चलते ही रहता है। तो अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको वहाँ से उस कंपनी का इंटरव्यू कॉल मिल सकता है। आप वहाँ पे अपीयर होके जो है उस इंटरव्यू को क्रैक करके कंपनी तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसा कतई नहीं है कि आप नहीं पहुँच सकते, बस आप जो
एज अ फ्रेशर आप सिर्फ जॉब पोर्टल पे अप्लाई करके तो बहुत मुश्किल है आप पहुंच पाएंगे किसी प्रोडक्ट कंपनी में। तो ये सारे अप्रोच जो मैंने बताया आप उनमें से कोई एक कीजिए, आप डेफिनेटली कोई सा भी अच्छे कंपनी को क्रैक कर पाएंगे। अच्छा, हाँ तो आनंद, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं? जी, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आना चाहिए जिसको आपने एकदम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया है। जैसे आपका सी है या पाइथन है, अगर चाहें तो आप जावा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप सी या पाइथन से स्टार्ट करके उसके बाद किसी दूसरे लैंग्वेज पर जाएँ। तो ये आपको कोई एक लैंग्वेज थोरली आना चाहिए। देन आप इस लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से पढ़िए। देन आप जो बेसिक्स एल्गोरिदम है उसको पढ़िए। देन जो आपके एडवांस एल्गोरिदम्स हैं आप इन्हीं लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट को पढ़िए, आप जो बेसिक एसक्यूएल है उसको पढ़िए। देन इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद वेब टेक्नोलॉजी का एटलीस्ट आपको आर्किटेक्चर समझ में आना चाहिए। कुछ लैंग्वेज के फ्रंट एंड और बैक एंड, जैसे कि फ्रंट एंड मतलब आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके बस बेसिक्स आपको पता रहना चाहिए। मैं आपको पूरा का पूरा डेवलपमेंट वाला पोर्शन नहीं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, बेसिक्स आपको पता रहना चाहिए। कोई भी एक बैक एंड लैंग्वेज, जैसे कि आपने जावा पढ़ा है तो आप JSP पढ़ सकते हैं, फिर कोई भी बैक एंड लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, आप अपने प्रोग्रामिंग को किस तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट कैसे काम करता है। इसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक्स आना चाहिए, IP एड्रेसिंग, बेसिक प्रोटोकॉल्स, इतना आपको आना चाहिए। तो इससे आपका कंप्लीट एक नॉलेज बिल्डअप हो जाता है। अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, जैसे कि आप अगर थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं, सेकंड ईयर स्टार्ट, तो आपके पास टाइम बचेगा तो आप थोड़ा सा सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ सकते हैं, यूनिक्स लिनक्स के बेसिक्स पढ़ सकते हैं। बट एज अ फ्रेशर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, बट ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी को एम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको अपना प्रोफाइल तो बिल्ड करना होगा, तो थोड़ा सा आपका सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी स्ट्रांग ही रहना चाहिए। सो आनंद, आप सिस्को के वर्क कल्चर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि यानी वहाँ पे आपको कितने घंटे काम करने रहते हैं और क्या क्या होता है बेसिकली अभी आपके साथ? तो वर्क कल्चर यहाँ पे हर चीज़ को लेके काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। किसी भी अच्छी कंपनी में यहाँ पे टाइम बेस्ड कोई बाउंडेशन नहीं रह सकता है। आप रात को काम कीजिए, दिन को जाके काम कीजिए, सुबह 4 बजे चले जाइए ट्रैफिक से बचने के लिए, आपके हाथ में होता है ये। तो टाइम को लेके कोई बाउंडेशन नहीं होता, ड्रेस को लेके कोई बाउंडेशन नहीं होता। आप हाफ पैंट पहन के जाइए, आप चप्पल पहन के जाइए, आप जीन्स टी शर्ट पहन के जाइए, कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। बस आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको फुलफिल करनी है, जो मॉड्यूल आपको असाइंड है वो मॉड्यूल आपको बनाने हैं, दैट्स इट। इतना ही आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है। बाकी आपको कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। आप जितनी चाहिए आप उतनी छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी का बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कटता है यहाँ पे। तो बस आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप बस उसको पूरी कीजिए, दैट्स इट। बस यही आपसे एक एक्सपेक्टेशन है। आप 1 घंटे में कर सकते हैं, आप 1 घंटे में कीजिए, नहीं तो आप 10 घंटे ले लीजिए, वो आपके हाथ में, पर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, दैट्स इट। तो आनंद, जैसे आपने बताया कि आपको जो सिस्को में जॉब मिली है वो ई-लिटमस के थ्रू मिली है, तो ई-लिटमस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है और इसके कुछ रिसोर्सेज के बारे में आप बताना चाहोगे? ऑब्वियसली, तो इसके लिए जो आपको 3 to 4 मंथ का टाइम लगता है। आपको एप्टीट्यूड, जैसे कि मैंने बताया था, मीडियम टू टफ लेवल का आता है, तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। मैंने तो बुक से पढ़ा था, RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहाँ से मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा था। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग तो मैंने इंडिया बिक से पढ़ा था। और इंग्लिश के लिए तो मैंने ऐसा कोई खास तैयारी नहीं किया था, वो आपका जनरल इंग्लिश से ही आपका काम हो जाता है। ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको थोड़ा टाइम देना होगा, आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा नहीं तो कैट के 50% तक आपको प्रिपरेशन करना होगा, उस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। टॉपिक्स तो आपको सारे कवर करने हैं, बट टफनेस लेवल पे आपको एटलीस्ट 50% जाना पड़ेगा कैट के, तो ही आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। सो आनंद, यहाँ पे लास्ट आपसे एक सवाल कि सिस्को में अभी आपको कितनी सैलरी मिल रही है और किसी सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की सैलरी में कितना डिफरेंस होता है? सर, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, बट मैं आपको एक तरीके से एक आइडिया बता सकता हूँ कि आप कैसे आप अपना एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हो। तो जैसे आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हैं या फिर आप किसी भी नॉर्मल स्टार्टअप में जाते हैं, तो आपको जो करंट मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम जो है 4.5 to 6 के बीच का पैकेज मिल सकता है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, मतलब अगर आपने ठीक से इंटरव्यू दिया है, कंपनी नोन है, तो आपको इतना पे कर सकती है। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग से, तो स्टार्टिंग में ही आप 10 LPA to 12 LPA के बीच का कोई भी नंबर एम कर सकते हैं। बट ये सिर्फ एंट्री लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ। एक टाइम के बाद आपको काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है। हर साल मुझे एटलीस्ट 20% इंक्रीमेंट मिल रहा है जब से मैं सिस्को में हूँ। तो यहाँ पे सैलरी को लेके कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती।
सो थैंक यू आनंद, अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो आई होप यार ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ नई वैल्यू ऐड करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। अगर आप कोई नया वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन पे बताना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।